बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है स्पेसिमेन कलेक्शन, इट्स ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल। लैब में मैंने आप लोगों को बताया था, क्लास में हमारी डिस्कशन हो रही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट जो है हमारी टेक्निक वह स्पेसिमेन कलेक्शन है। ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्शन से मुराद है हमारा कि हमने स्पेसिमेन या सैंपल कैसे लेना है, ड्रॉ कैसे करना है किस सेक्शन में किस तरह से उसको प्रोसीड करना है। अगर एक सैंपल ही हमारे पास जो है वो ठीक नहीं आएगा तो हम उसकी टेस्टिंग भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और एंड क्या होगा कि हम उसके टेस्ट रिज़ल्ट्स भी ठीक से नहीं जनरेट कर पाएंगे। कुछ यूनिवर्सल जो है वो प्रिकॉशंस बनी हुई हैं जो कि WHO ने बनाई हैं और बहुत सारी जो है हमारी हाई फाई लैब्स हैं वो उनको फॉलो भी कर रही हैं, लेकिन हमारी बहुत सी लोकल लैब्स ऐसी हैं जो कि उन SOPs को या उन यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रही। यहाँ पे हम चंद एक जो है वो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है कि यूज़ बैरियर प्रोटेक्शन। अब बैरियर प्रोटेक्शन क्या हो सकता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है, उसको कोई डिज़ीज़ है जिसमें उसके वुंड्स हैं या इंजरीज़ हैं और स्किन के ऊपर, और वो कॉन्टैक्ट एरियाज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं सामने, तो आपने क्या करना है, उसे कहना है कि उसको कवर कर ले। या हो सकता है कि आप खुद हैं, आप टेक्नोलॉजिस्ट हो, आप काम कर रहे हो लैब के अंदर और आप किसी पेशेंट का सैंपल ड्रॉ कर रहे हो, या आपको कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, माइनर चोट होती है, फिंगर के ऊपर कोई कट लग गया, ठीक है, या कोई भी आपका एक्सपोज्ड रीजन जो है वहाँ पर अगर आपको कोई कट है या वूंड है तो आपने उसको क्या करना है, कवर करके रखना है। उसके बाद मैंने आपको हर लेक्चर में PPEs के बारे में बताया था कि आपने ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है जो है, और आपने यूजुअली जब आप पेशेंट का जो है वो सैंपल ड्रॉ कर रहे हो तो आपने नीडल स्टिक इंजरी जो मैंने लास्ट लेक्चर में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था उसको भी क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका कंटेमिनेटेड मटेरियल है उसको आपने केयरफुली जो है वो क्या करना है, वेस्ट करना है। अपना एरिया, वर्किंग स्टेशन, जो बेंच है लैब के अंदर आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उसको आपने प्रॉपर जो है वो क्लीन करना है, अपने हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, ये सारी जो है हमारी यूनिवर्सल प्रिकॉशन है जो किसी भी लैब के अंदर, आइदर वो हीमाटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, केमिकल है, कोई भी है, उसमें लैब में जाने से पहले और लैब में जाने के बाद आपने ये प्रिकॉशन जो है वो फॉलो करनी है। ठीक है, अगर हम स्पेसिमेन कलेक्शन के दौरान ये प्रिकॉशन जो है वो फॉलो करेंगे तो ही हमारी जो है वो टेक्निक्स जो हैं वो ठीक होंगी और हम जो है वो अपनी टेस्टिंग जो है वो ठीक से परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में हम अब जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात उसने यहाँ पे कही है कि वाई स्पेसिमेन कलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। मैंने आप लोगों को क्लास में हमारा लेक्चर हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है वो हमारे पास क्या है, अनसीन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, आइदर वो बैक्टीरिया है या वायरस है जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है, वो नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसलिए जो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एलोकेट करना, उसको परफॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास टेक्निक है। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने जब भी सैंपल कलेक्शन करना है तो बहुत जो है वो केयरफुली करना है। यूजुअली होता क्या है, होता ये है कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा पे प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा क्या है, हमारा नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो जो है वो हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, गुड बैक्टीरियाज कहलाते हैं, हमारे स्टमक के अंदर होते हैं। ठीक है, इस तरह हमारी गट के अंदर होते हैं, इस तरह बॉडी में डिफरेंट जगहों पे हमारे पास जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उनको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। ठीक है,
अब सैम्पल कलेक्शन में जब हम माइक्रोबायोलॉजी में हम सैम्पल कलेक्शन की बात करेंगे, वहाँ पे ये यूजुअली होता ऐसे है कि अगर आप स्किन के ऊपर कोई इंजरी है आपकी और आपने सैंपल ड्रॉ करना है, तो यूजुअली वो जो स्किन के ऊपर जो है अच्छे वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं, यूजुअली वही आ जाते हैं जिस एग्जैक्ट बैक्टीरिया को हम डायग्नोज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक बीमारी हो रही है, जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं या जिसकी वजह से पेशेंट सफ़र कर रहा है, वो हम डायग्नोज नहीं कर पाते। इसलिए मेंशन किया है कि माइक्रोबायोलॉजी में सैंपल कलेक्शन जो है वो बहुत केयरफुली करनी है। हमें वो डिज़ायर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो देखना है जिसकी हमें ज़रूरत है। Specimen collection and transportation are critical consideration because any results the laboratory generate is limited by the quality of the specimen and its condition on arrival in the laboratory. लेबॉर्ट्री में जो है वो सैंपल की कलेक्शन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत जो है वो क्रिटिकल तरीके से होती है, क्योंकि लेबॉर्ट्री में जो भी रिज़ल्ट जनरेट होता है वो आपकी लैब की ईगो के बराबर होता है। अगर आप सही रिज़ल्ट देंगे तो आपकी लैब जो है वो अच्छी कहलाएगी, अगर आप गलत रिज़ल्ट देंगे तो आपकी लैब ख़राब होगी, रेपुटेशन ख़राब होती है। इसीलिए कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते वक्त क्वालिटी का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद स्पेसिमेन शुड बी ऑब्टेन्ड प्रॉपर्ली टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कंटामिनेटिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन द इन्फेक्शियस प्रोसेस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फ्लोरा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपने सैंपल ड्रॉ करते वक्त ख्याल रखना है कि इस तरह का कोई सीन ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम 1 बाय 1 कंटेनर्स के बारे में या सैंपल की जो वाइल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कंटेनर्स फॉर फीसिस, यूनिवर्सल कंटेनर हमारे पास है, लैब में मौजूद होता है, ठीक है। तो उसके साथ क्या है, उसने दिखाया कि उसका जो लिड है उसके साथ एक स्पून अटैच होता है। उस स्पून से यूजुअली होता क्या है कि जब कोई स्टूल सैंपल आता है हमारे पास, तो उसके साथ लिड के साथ उसके एक स्पून अटैच होता है। इस स्पून का क्या पर्पस है कि आपको जो है अगर कोई स्टूल सैंपल है तो वो कंटेनर से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, आप उसके लिड के थ्रू ही जो है वो उसको बाहर निकाल के और अपनी टेस्टिंग परफॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर यूरिन, यूनिवर्सल कंटेनर फॉर स्मॉल क्वांटिटीज़। यूजुअली लैब में जब भी हम यूरिन सैम्पलिंग करते हैं तो ये प्लास्टिक का कंटेनर जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। स्टीराइल होता है, यानी इसके अंदर कोई ऑलरेडी जर्म्स नहीं होते, ठीक है। और इनके अंदर हम यूजुअली जो है वो 4 to 5 ml क्या करते हैं, क्वांटिटी हम यूरिन की कलेक्ट कर लेते हैं। 4 to 5 ml जो है वो हमारे लिए नेसेसरी होता है, इससे कम हो तो टेस्टिंग परफॉर्म नहीं होती, बिकॉज़ बहुत सारी लैब्स ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो हम स्टिक मेथड या मैनुअल मेथड से क्या करें, टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो स्टिक को उस कंटेनर के अंदर डिप कर देते हैं और वो टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं, उनको जो है वो यूरिन कंटेनर से बाहर नहीं निकालना पड़ता। फॉर लार्जर क्वांटिटीज़ 250 ml ऑफ वाइड माउथ स्क्रू कैप बोटल्स आर कन्वीनियंट। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड है यूरिन की तो आप बड़ी बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर स्पूटम, स्पूटम क्या है हमारे पास, स्पूटम हमारे पास बलगम को कहते हैं। बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसमें ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की बीमारी है, जिसमें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें स्पूटम रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए कोई यूनिवर्सल कंटेनर नहीं है, कोई भी जो है वाइड माउथ डिस्पोजेबल कंटेनर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर ब्लड। अब यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि लैब में हमारे 70% जो टेस्टिंग है वो ब्लड से परफॉर्म हो रही है, बल्कि 70 से भी आई थिंक ज़्यादा होगी, ठीक है। आइधर वो हीमाटोलॉजी सेक्शन है, आइधर वो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन है, आइधर वो केमिस्ट्री है, आइधर वो कोई और है, पीसीआर है, ठीक है। बहुत सारी टेस्टिंग हमारी जो है वो किस पे यूज़ हो रही है ब्लड पे जो है वो परफॉर्म हो रही है। इसलिए बहुत सारी सिचुएशन में हमें जो है वो ब्लड रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट वायल्स के अंदर, ठीक है।
तो वायल्स की जो कैप है उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो भी कैप होगी उसको हमें जो है वो पता होगा कि इसका ये पर्पज़ है। हर कैप की जो है वो डिफरेंट जो है वो कैटेगराइजेशन है या डिफरेंट जो है वो क्या है स्पेसिफिकेशन है। यूजुअली हम जो है वो पर्पल टॉप आप लोगों ने अगर कभी देखी हो जिसको हम EDTA वायल बोलते हैं, तो उसको EDTA वायल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर EDTA क्या है एंटी कोगुलेंट मौजूद होता है जो कि उस ब्लड को क्या होता है क्लॉट नहीं होने देता और हम टेस्टिंग जो है वो इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड कल्चर बोतल। ये बोतल्स होती हैं ब्लड कल्चर के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये कल्चर जो है वो हम माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन के अंदर परफॉर्म करते हैं। कल्चर में क्या है कि हम कोई भी पेशेंट को डिजीज़ है सेप्सिस क्या होता है कि ऐसी बीमारी जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है खून के अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से हम उसका पेशेंट का सैंपल लेकर इस कल्चर बोतल के अंदर डालकर और फिर नेक्स्ट उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। दिस मस्ट बी एट लीस्ट लार्ज इनफ टू होल्ड 50 ml ऑफ लिक्विड मीडियम with which it is issued from laboratory plus 5 to 10 ml of the patient's blood। नेक्स्ट है हमारे पास syringe एंड नीडल फॉर एस्पिरेशन। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि नीडल भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और syringes भी यूज़ करते हैं। एस्पिरेशन का क्या मतलब है कि बहुत सारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से हमें क्या है रिक्वायर्ड है फ्लूइड रिक्वायर्ड होता है, जैसे CSF होता है। CSF कहाँ पे ले रहा है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी से वर्टिब्रल कॉलम से हम CSF सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं, ब्रेन से भी कर सकते हैं, ठीक है। वूंड पस है, कोई ऐसा ज़ख़म है जिसकी पस बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारा इम्नोटिक फ्लूइड है। इम्नोटिक फ्लूइड क्या होता है, जो माँ और बेबी के दरमियान में मौजूद होता है। साइनोवियल फ्लूइड है, प्लूरल इफ्यूजन है। ये सारे हम जो हैं वो नीडल या सिरिंज से ले सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि पेशेंट का सैंपल जब लैब में आता है तो उसको बहुत केयरफुली जो है वो हैंडल करना होता है और बहुत केयरफुली परफॉर्म करना होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर पेशेंट को बहुत जो है वो तकलीफ़ हो रही होती है, पेन हो रही होती है सैम्पलिंग ड्रॉ में, ठीक है। तो बार बार हम जो है वो सैंपल नहीं मांग सकते कि हमारा टेस्ट का रिज़ल्ट ठीक नहीं आया तो हमें सैंपल और दे दें। तो आपने इस तरह नहीं करना, बहुत केयरफुली जो है वो। इसीलिए जब भी आपके पास टेस्ट परफॉर्म होने के लिए आता है लैब में, तो साथ मेंशन होता है कि इस चीज़ का ये सैंपल है, CSF का है या किसी भी और एफ्यूजन का। तो इसलिए आपने उसको केयरफुली क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है, ताकि वो सैंपल वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्वैब्स। स्वैब्स क्या होते हैं? स्वैब्स को अगर मैं आप लोगों को इजी वर्डिंग में समझाऊं, तो अगर आप लोगों ने अगर कॉटन बड कभी यूज़ किए हो, ठीक है, तो स्वैब भी बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ये स्टीराइल स्टिक होती है, यानी जरासीम से पाक होती है। जिस्म के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर हम कोई फ्लूइड का जो है वो सैंपल लेना चाह रहे होते हैं, किसी डिस्चार्ज का सैंपल लेना चाह रहे होते हैं, तो वो हम इस कल्चर स्टिक के थ्रू, या इसको स्वैब भी कहते हैं या कल्चर स्टिक भी कहते हैं, इसके थ्रू जो है हम वो सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। स्वैब सूटेबल फॉर टेकिंग स्पेसिमेन फ्रॉम एक्सुडेट्स फ्रॉम द थ्रोट, नोज, ईयर, स्किन, वूंड्स एंड अदर असेसिबल लीजन। आजकल जैसे कोरोना आम है, तो कोरोना का जो सैंपल है आइदर वो नोस्ट्रिल से ले रहे हैं या थ्रोट से ले रहे हैं, तो वो भी हम इस कल्चर स्टिक पे या स्वैब के थ्रू लेते हैं। यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टीराइल प्लेगेट ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल, यूजुअली कॉटन वूल, सिंथेटिक फाइबर। इसके ऊपर जो है वो एक कॉटन वूल सी लगी हुई होती है जो कि स्टीराइल होती है। इसके थ्रू जो है वो हम सैम्पलिंग ले सकते हैं। अब स्वैब्स की स्पेशल पर्पस क्या हैं, यानी स्वैब किस किस पर्पस के लिए स्पेशली यूज़ कर सकते हैं हम। बेबी स्वैब, प्री नेज़ल स्वैब, पोस्ट नेज़ल स्वैब। प्री नेज़ल क्या है? प्री नेज़ल नेज़ल से पहले, ये पोस्ट नेज़ल के बाद नेज़ल के बाद। लेरेंजियल स्वैब है हमारे पास। हाई विजाइनल एंड सर्वाइकल स्वैब है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हम स्वैब भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल कलेक्शन गाइडलाइन। अब सैंपल कलेक्शन में जो हमारे पास ये टेक्निक्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहले उसने बात की है टाइम ऑफ कलेक्शन की,
ठीक है। यूजुअली होता ऐसा है कि जब भी कोई टेस्ट परफॉर्म होने के लिए आता है लैब में, तो उसके रिज़ल्ट जो हैं वो ठीक नहीं आ रहे होते, लेकिन पेशेंट के अंदर वो डिज़ीज़ जो है वो पीक पे होती है, अपने साइंस और सिम्टम्स दोनों दिखा रही होती है। यूजुअली होता क्या है, आपने अक्सर सुना होगा कि मलेरिया या टाइफाइड हुआ है और हम लैब में टेस्ट करवा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन डॉक्टर बार बार कहता है कि नहीं, इसको सिम्टम्स तो सारे जो है वो मलेरिया के हैं या टाइफाइड के हैं। यूजुअली होता ही है कि हर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइदर वो बैक्टीरिया है या वायरस है, वो टाइम लेता है, फिर वो अपनी जो है वो प्रेजेंस शो करवाता है। ठीक है। यूजुअली होता क्या है कि आज आपको बुखार हुआ है और आप सुबह जाके लैब में टेस्ट करवा लें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका मलेरिया, अगर आपको मलेरिया है तो आपका सुबह रिपोर्ट में पॉजिटिव आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर मलेरिया है भी तो वो रिपोर्ट में आने के लिए, टेस्ट में पॉजिटिव आने के लिए टाइम लेता है। इसी हर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है जहाँ पर वो अपने साइंस एंड सिम्टम्स शो करवाता है। तो वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द एक्यूट फेज, यानी अगर अभी डिजीज़ स्टार्ट हुई है तो भी आपको जो है वो टाइम ऑफ कलेक्शन, यानी तब आप ले लें तो ठीक रहेगा। उसके बाद है बिफोर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, कि अगर आपकी जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर आपको ऑलरेडी मेडिसिन दे रहा है, तो आप जो है वो सैंपल ड्रॉ कर लें। टाइम ऑफ द डे जो है वो फर्स्ट मॉर्निंग। बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं, हो तो वो दिन में किसी भी टाइम ड्रॉ कर लें, सैंपल तो परफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से या पैथोलॉजिस्ट की तरफ से मोस्ट प्रेफरेंस होती है कि मॉर्निंग सैंपल हो। मॉर्निंग सैंपल में सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पर्पस क्या है कि आपकी फास्टिंग, यानी आपने 8 to 12 आवर जो है वो कुछ नहीं खाया हुआ, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव मूड में जो है वो रिएक्ट करेगी और टेस्ट के रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव आएंगे। नेक्स्ट है कंटेमिनेशन। नॉर्मल फ्लोरा, अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी आपने सैंपल ड्रॉ करना है, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल्स, तो आपने ट्राई करना है कि नॉर्मल फ्लोरा, यानी स्किन का अगर कोई सैंपल ले रहे हैं तो उसमें जो है वो नॉर्मल फ्लोरा इन्वॉल्व ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से हमें बीमारी हो रही है। नेक्स्ट है स्पेसिमन कंटेनर स्टेराइल और लीक प्रूफ होने चाहिए, यानी स्टेराइल हों, जरासीम से पाक हों और लीक प्रूफ हों, लीक भी ना हो। नेक्स्ट है लेबलिंग ऑफ स्पेसिमन, जो कि बहुत 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 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास जो है वो नीड है हमारी। ईच सैंपल मस्ट हैव अ लेबल अटैच टू द स्पेसिमन कंटेनर बेयरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लैब में आपके पास कोई भी सैंपल परफॉर्म होने के लिए आया है, तो अगर उसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है, ना कोई पेशेंट का नेम ना कोई नंबर, तो क्या आप उसको परफॉर्म करेंगे? नहीं, नेवर। आप उसको क्या करेंगे? नहीं परफॉर्म करेंगे, साइड में रख देंगे या वापस कर देंगे। ठीक है। लैब में जब भी आपके पास कोई सैंपल आएगा जिसकी आपने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, उसके ऊपर डिफरेंट क्राइटेरिया मेंशन होता है कि ये चीज़ें होंगी तो आप ये सैंपल रखोगे, वरना नहीं रखोगे। पेशेंट का सैंपल जब भी लैब में आएगा उसके साथ एक रिक्वेजिशन फॉर्म होगा जो कि डॉक्टर ने बना कर दिया होगा, और उस पर ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। पेशेंट नेम, पेशेंट का नेम लाजमी होना चाहिए। टाइप ऑफ स्पेसिमन, टाइप ऑफ स्पेसिमन का क्या मतलब है कि पता हो आपको कि ये CSF फ्लूइड है या जो है वो यूरिन सैंपल है या प्लूरल फ्लूइड है। आपको पता ही नहीं होगा कि ये किस चीज़ का सैंपल है, तो आप उसकी टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे? बहुत सारे जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं वो कंफ्यूजिंग और मिक्स होते हैं। जैसे अब ब्लड सैंपल है, वो तो आपको देखोगे आपको पता चल जाएगा ये ब्लड सैंपल है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे सैंपल जिसमें हम स्पूटम कह लें, CSF फ्लूइड कह लें या प्रूरल फ्लूइड कह लें, तो ये सारे कंफ्यूजिंग होते हैं। इसलिए टाइप लिखियो स्पेसिमन की कि इस टाइप का जो है वो सैंपल है, ताकि आपको ईजी हो परफॉर्मेंस में। कलेक्शन डेट एंड टाइम। अब सैंपल कब कलेक्ट हुआ है और उसकी जो है वो टाइमिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सपोज़ डॉक्टर ने जो है वो पेशेंट को लिख कर दिया है कि आज अपने
जो है वो CBC करवाना है, ठीक है, डॉक्टर ने लिख कर दिया उसे सुबह 9 बजे, ठीक है, वो आपके पास शाम के 3 बजे पहुंच रहा है, ठीक है, तो होगा तो कुछ नहीं, परफॉर्म तो 3 बजे भी हो जाएगा, लेकिन होगा क्या कि हर चीज़ का एक करने का स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है, इसलिए जो है वो उसके ऊपर कलेक्शन डेट और टाइम में मेंशन हो। टेस्ट रिक्वेस्टेड का मतलब ये है कि अगर आपके पास लैब में ब्लड सैंपल आया है तो आपको पता हो कि आपने इस ब्लड सैंपल से कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है, क्योंकि एक ब्लड सैंपल से आप जो है वो मैनी टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पास सैंपल आया ब्लड सैंपल और आपने इस पर कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है, तो ये जो है वो ठीक नहीं होगा। इसलिए उस जो है वो रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर या रिक्वेजिशन फॉर्म के अंदर मेंशन होगा कि आपने ये सैंपल आया और आपने इसके ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म करना है। ये सारे काम कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, जिसने पेशेंट का सैंपल आप तक पहुंचाना है, डॉक्टर हो, नर्स हो या कोई फिलबॉटमी का पर्सन हो, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ ऑर्डरिंग फिजिशियन, जो डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है पेशेंट को कि आपने ये टेस्ट करवाना है, उसका नेम भी मेंशन हो, क्योंकि अगर कोई इशू होता है तो फिर उस डॉक्टर से हम कांटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट। मैनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर ससेप्टेबल टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, दस यूज ऑफ स्पेशल प्रिजर्वेटिव और होल्डिंग मीडिया फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन डिले फॉर मोर देन 2 आवर्स। ट्रांसपोर्ट जो है वो स्पेसिमेन की या सैंपल की बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसको डिले करोगे तो हो सकता है वो इतने अच्छे और वैलिड रिजल्ट्स ना दे जो कि वो दे सकता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट जो है वो सैंपल्स की या स्पेसिमेन की इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में रख रहे हो तो हो सकता है उसके साथ और भी अनवांटेड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हों, अटैच्ड हो जाएं, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, और हमारे रिजल्ट्स क्या हों, गलत हो जाएं, इनवैलिड हो जाएं। कीप ऑर्गेनिजम्स वाइबल, नॉट इनकरेज ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रखते हैं कि उनके अंदर कोई ग्रोथ ना हो। स्पोर ग्रोथ वो किसको कह रहा है कि अगर कोई सैंपल है, ठीक है, आइदर वो कोई यूरिन सैंपल है या कोई CSF का सैंपल है या प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है, तो उनके अंदर ऑलरेडी क्या मौजूद हैं, नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि अनवांटेड क्या कर सकते हैं, ग्रोथ करके हमें वैलिड रिजल्ट्स नहीं देंगे, नॉन वैलिड रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो इस तरह उसने 2 मीडियम के नाम बता दिए, सूचर और कैरिबुलर। अब ये मीडियम है, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड हैं, आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर आपने जो है वो काफ़ी टाइम के लिए अपने सैंपल को जो है वो प्रिजर्व करना है, सेव करना है, या एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो आप इन मीडियम के अंदर या इन मीडियाज़ के अंदर जो है वो क्या करेंगे, अपने स्पेसिमन को, अपने सैंपल को सेव करके ट्रांसपोर्ट कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिमेन शुड बी इन टाइटली सील्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन सीलेबल, लीक प्रूफ एंड प्लास्टिक बैग। यूजुअली हमारे यहाँ लोकल लैब्स में ऐसा नहीं होता, सैंपल जो है वो हाथ में होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, लेकिन ये गलत है। WHO हमें कहता है कि आपने जो है वो अगर सैंपल ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, एक लैब से दूसरी लैब में लेकर जाना है, एक रूम से या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में लेकर जाना है, तो आपका जो सैंपल है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, एक सीलेबल और लीक प्रूफ किसके अंदर, प्लास्टिक बैग के अंदर। नेक्स्ट है स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट बैग। अब इन बैग्स का पर्पस क्या है? यूजुअली अगर आप एक रूम में लैब के अंदर एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और आपने सैंपल जो है वो दूसरे रूम में लेकर जाना है, तो आप इस ट्रांसपोर्ट बैग में डालेंगे? नो, ये ट्रांसपोर्ट बैग जो है वो लॉन्ग ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि जो होम सैंपल कलेक्शन के लिए अगर कभी नेट पे देखा हो या लाइव देखा हो किसी को, तो उनके पास इस तरह के बैग होते हैं। और ये यूजुअली ये जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं जिनके हर सिटी में जो है वो कलेक्शन सेंटर बने हुए हैं, तो वो लाहौर में या कराची में जाकर परफॉर्म करें, तो वो इस तरह के ट्रांसपोर्ट बैग इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट बैग जो है वो स्पेशल होते हैं, इनके अंदर जो सैंपल आप भेज रहे हो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक कंडीशन पे रखा जाता है, जो कि
ख़राब नहीं होता और वो विद इन टाइम जो है वो वहाँ पर डिलीवर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया। अब हमारे पास किस तरह के सैंपल्स आएंगे जिनको हम जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। फर्स्ट वन है अनलेबल्ड और इनप्रॉपरली लेबल्ड स्पेसिमेन। अब एक सैंपल आपके पास लैब में रिसीव हुआ है जो ना तो लेबल नहीं है, या अगर लेबल भी है तो गलत लेबल है, ठीक है, यानी उसके ऊपर जो है वो मरीज़ का नाम जो है वो क्लियरली नहीं लिखा हुआ, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि ये नाम होना चाहिए और आप जो है वो या मैच नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। मिसमैच इन्फॉर्मेशन। मिसमैच इन्फॉर्मेशन किसको कह रहा है कि आपके पास सैंपल आया है लैब में और उसके साथ एक फॉर्म भी आया है जिसके ऊपर डॉक्टर ने मेंशन किया है सब चीज़ें, तो अगर उसके ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिसमैच है, मिसमैच कैसे होगी, सैंपल के ऊपर पेशेंट का नाम लिखा हुआ है अली हसन और जो है वो फॉर्म है उसके ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद अली, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको रिजेक्ट करेंगे और डॉक्टर से कहेंगे कि इसके ऊपर सही वाला नाम जो है वो मेंशन करें, दोनों जगह सेम होना चाहिए। इन प्रॉपर कंटेनर और मीडियम। सपोज़ अगर आपने जो है वो आपके पास सैंपल आया है, आना चाहिए था सैंपल आपके पास आना चाहिए था EDTA वाइल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड सैंपल क्लॉट नहीं होता और हम उससे हीमाटोलॉजी की और केमिस्ट्री की जो है वो काफ़ी सारी टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं, यूजुअली हीमाटोलॉजी की CBC वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर कंटेनर कैसे होगा कि अगर वो सैंपल आपके पास EDTA वाइल की बजाय, यानी ऐसी वाइल जिसके अंदर वो सैंपल क्लॉट नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो सैंपल किस में आ गया है, सिरिंज में आ गया है या उसमें नीडल में आ गया है, ठीक है, तो वो सैंपल क्या होगा कि वो सैंपल क्लॉट हो जाएगा और वो आपके काम का नहीं होगा, तो आप इस सैंपल को रिजेक्ट कर दोगे। इम्प्रॉपर टेम्परेचर। इम्प्रॉपर टेम्परेचर ऐसे है, बहुत सारे जो हमारे पास सैंपल हैं जिनको हम कलेक्ट करते हैं उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वरना वो सैंपल जो है वो ख़राब हो जाता है, तो अगर उसका टेम्परेचर ठीक नहीं होगा, अगर कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं जैसे सीमन का सैंपल होता है, ठीक है, तो बहुत सारे सैंपल्स ऐसे होते हैं जिनको हीट की ज़रूरत होती है और या किसी को जो है वो कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इनसुफिशेंट स्पेसिमेन क्वांटिटी। अगर स्पेसिमेन की क्वांटिटी जो है वो पूरी नहीं है, सपोज़ आपको अगर ब्लड सैंपल रिक्वायर्ड है 3 to 4 ml, ठीक है, लेकिन वो पेशेंट का सैंपल है 1 ml और 2 ml, तो आप ऐसे सैंपल को भी रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर सैंपल की क्वांटिटी ही पूरी नहीं होगी तो आप उसको टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। लीकिंग कंटेनर। अगर कोई कंटेनर लीक हो रहा है तो आप उसको भी वापस कर दोगे। ड्राइड आउट स्वैब। अगर आपके पास स्वैब की फॉर्म में, कल्चर स्टिक की फॉर्म में सैंपल आया है, तो अगर वो ड्राई हुआ है, यानी अगर हो सकता है कि डॉक्टर ने काफ़ी देर से वो सैंपल ड्रॉ किया हुआ, लेकिन वो अटेंडेंट या पेशेंट जो है वो देर से आपके पास पहुंचा हो और वो ड्राई हो गया हो या उसने उसको ठीक से ना रखा हो, तो आप ऐसे सैंपल को भी वापस कर देंगे। लेट स्पेसिमन, यानी अगर उसने जो है वो एक टाइमली उसको डिलीवर करना था लैब में और नहीं किया, तो आप ऐसे सैंपल को भी रिजेक्ट कर देंगे। फिजिशियन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट रिजेक्शन। जिस डॉक्टर ने वो टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया था उसको लाजमी इन्फॉर्म करें कि हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे, ताकि उसके नॉलेज में हो, नेक्स्ट वो फर्दर जो है उसने जो है वो लेना है अपना फॉलोअप वो ले। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सैंपल हमने जो है वो लैब में कलेक्ट कर लिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया जहाँ पे भेजना था, जिस सेक्शन में रिक्वायर्ड था, ठीक है, उसके बाद एंड क्या है, आफ्टर टेस्टिंग हम उसको वेस्ट कैसे करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे चल के आप लोग पढ़ोगे 3 टर्म्स पढ़ोगे, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल, ठीक है। तो इन तीनों टर्म्स का मतलब वैसे आपको तब डिटेल से समझ आएगा और बताया भी जाएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर हम ये जो सैम्पल कलेक्शन पढ़ रहे हैं तो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो इसके ऊपर जो हैं वो वैलिड होती हैं। प्री एनालिटिकल किसको कह रहा है, प्री का क्या मतलब होता है, बिफोर। एनालिटिक किसको कह रहा है, एनालिसिस से निकला है कि
परफॉर्म करने से पहले, क्या परफॉर्म करने से पहले, टेस्ट परफॉर्म करने से पहले। तो ये जो अभी हमने सारा डिस्कस किया है सैम्पल रिजेक्शन क्राइटेरिया या सैम्पल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, या कोई भी सैंपल परफॉर्म करने से पहले हमने उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो ये सब सारी कहाँ जो है वो कैटेगराइज होती हैं प्री एनालिटिकल में। ठीक है, एनालिटिकल क्या है, एनालिसिस, ड्यूरिंग एनालिसिस। ड्यूरिंग एनालिसिस क्या है, ड्यूरिंग टेस्टिंग। टेस्टिंग में आप क्या कर रहे हो कि टेस्ट आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किस कैटेगरी में आती हैं, एनालिसिस में या एनालिटिकल सेक्शन में। पोस्ट एनालिटिकल क्या है, पोस्ट एनालिसिस, पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में। एनालिसिस, एनालिसिस के बाद, यानी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद क्या होता है, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो पेशेंट को उसकी रिपोर्ट डिलीवर करना और दूसरा हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, यानी आपने टेस्ट परफॉर्म कर लिया है तो आपने जो बाकी का मटेरियल बचा है उसको कैसे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में बताया था कि अगर आप कोई रिएजेंट या केमिकल यूज़ करते हो ड्यूरिंग टेस्टिंग, अगर आपकी क्वांटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उतना ही निकालना चाहिए जितनी आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन सम टाइम अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल निकाल लेते हैं और इस्तेमाल कम होता है तो आप उसको वापस उसकी बोतल में नहीं डालेंगे बल्कि उसको वेस्ट कर देंगे। तो यही हमारी वेस्ट मैनेजमेंट है कि पोस्ट एनालिटिकल क्या है, एंड में हमारे पास क्या हो रहा है, आफ्टर टेस्टिंग हमने अपना जो है वो वेस्ट मटेरियल कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट इंक्लूड, माइक्रोबायोलॉजिकल जो वेस्ट हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कंटेमिनेटेड शार्प्स हो सकते हैं, कंटेमिनेटेड सॉलिड्स हो सकते हैं या लिक्विड्स हो सकती हैं। शार्प में हमारे पास क्या हो सकती हैं, स्लाइड्स हो सकती हैं, स्लाइड कवर हो सकते हैं। ये चीज़ें क्या हैं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद कंटेमिनेटेड सॉलिड कौन से हो सकते हैं, कल्चर स्टिक, फ्लास्क, ये वो सारी वो चीज़ें हैं जो हम लैब के अंदर ड्यूरिंग टेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो ये डिस्पोजेबल हैं यानी रीयूजेबल नहीं हैं, आपने एक बार यूज़ की हैं और वेस्ट कर दी हैं तो इसका एज सच कंसर्न नहीं है। ठीक है, फिर ये प्रॉपर डिस्पोजल में ही जाती हैं, प्रॉपर वेस्ट में ही जाती हैं। लेकिन अगर ये रीयूजेबल हैं, डिस्पोजेबल हैं, तो आप इनको स्टेरिलाइजेशन के थ्रू जो है वो दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब उसने थोड़े से जो है वो डिस्पोजेबल मेथड डिस्कस किए हुए हैं, बहुत आसान है, मैं आप लोगों को जो है वो इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है इंसिनेशन। इंसिनेशन क्या है, इंसिनेशन होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। इंसिनेशन ये है हमारे पास कि बहुत सारा हमारा जो हॉस्पिटल का वेस्ट है या हमारा लैब का वेस्ट है, यूजुअली हम जो है वो ट्राई करते हैं कि हमारा हॉस्पिटल से बाहर या लैब से बाहर ना जाए। क्यों, क्योंकि वो बहुत कुछ केमिकल्स, कुछ रिएजेंट्स या बहुत सारे मटेरियल जो हैं वो हाईली कंटेमिनेटेड होते हैं। अगर हम वो एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में ले जाकर वेस्ट भी करते हैं तो फिर भी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स, बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत बड़े और अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर हमने जो है वो इंसिनेशन टेक्निक जो है वो अप्लाई की होती है। इंसिनेशन क्या है कि हाई टेम्परेचर पे हम जो सॉलिड वेस्ट हैं अपने उनको बर्न कर देते हैं विद इन बिल्डिंग। बिल्डिंग से बाहर वो मटेरियल्स नहीं जाते और इस तरह मैक्सिमम जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, कंटेमिनेशन से बच जाता है। कंट्रोल्ड इंसिनेशन एट हाई टेम्परेचर ओवर 1000 डिग्री is one of the few technologies with which all types of healthcare waste can be treated properly, and it has the advantage of significantly reducing the volume and height of the waste treated. नेक्स्ट है डिस्पोजल मेथड। डिस्पोजल मेथड में कह रहा है केमिकल डिसइंफेक्शन। यूजुअली होता ऐसा है कि जब भी लैब में आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपका कोई केमिकल या रिएजेंट जो है वो बाकी बच जाता है तो आप उसको वहीं पे सिंक आउट कर देते हो। ठीक है,
तो इस तरह नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये ठीक नहीं होता, उसको प्रॉपर अकॉर्डिंग टू SOPs जो है वो हमने वेस्ट करना होता है। या होता ऐसे है कि आप लैब में कोई जो है वो ब्लड से टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, यूरिन से कर रहे हो, या स्टूल से कर रहे हो, फीसिस से कर रहे हो, तो उनको भी प्रॉपर जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए। होता क्या है कि जब हम उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसका हमारे हॉस्पिटल का जो सीवरेज सिस्टम होता है वो यूजुअली बाहर जाकर किसी और आउट ड्रेन में चला जाता है। ठीक है, तो अगर ये हैज़रस केमिकल्स या रिएजेंट जो है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में या यूजेबल वाटर में जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा सारा एटमॉस्फेयर, हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यूजुअली होता ऐसे है कि जब केमिकल डिसइंफेक्शन, अब जो हमारा हॉस्पिटल का ये लैब का ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, उसके अंदर जो है हम ब्लीच या केमिकल डिसइंफेक्टेंट डाल देते हैं, ताकि अगर हमने कोई ब्लड या सैंपल या यूरिन सैंपल या फीसिस या कोई और केमिकल रिएजेंट जो है वो जो कि हैज़रस हैं किसके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, अगर हमने वेस्ट कर दिए हैं तो हम इस केमिकल डिसइंफेक्टेंट के थ्रू अपने सीवरेज सिस्टम को भी क्लीन कर दें, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो सेफ रहे। Chemicals are added to the waste to kill or inhibit pathogens. This type of treatment is suitable mainly for treating liquid infectious waste such as blood, urine, feces or hospital sewage. Typically, a 1% bleach solution or a diluted active chlorine solution is used. Usually हम जो है वो क्या करते हैं, ब्लीच या क्लोरीन इज़ अ काइंड ऑफ ब्लीच यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या है? ऑटोक्लेविंग जो है वो हमारे पास स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है। ऑटोक्लेव एक मशीन का नाम है जिसमें हम एक टेक्निक परफॉर्म करते हैं। ऑटोक्लेविंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है वो हमने क्या करना होता है, अपने इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज कर लेना होता है, यानी जरासीम से पाक कर लेना होता है। ऑटोक्लेविंग इज़ इन्वायरमेंटली सेफ बट इन मोस्ट केसेस इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। ऑटोक्लेव मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, इसलिए हमारे बहुत से जो है वो टाउन एरियाज़ हैं या विलेज एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है वो यूजुअली ये सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है। नेक्स्ट है नीडल एक्सट्रैक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। नीडल एक्सट्रैक्शन और डिस्ट्रक्शन में क्या है, अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो, आपने इंजेक्शन लगवाया हो, आपने देखा होगा कि वो जो नर्स या वार्ड बॉय या जो भी आपको इंजेक्शन लगा रहा होता है, वो इंजेक्शन लगाने के बाद आपकी जो सिरिंज होती है उसकी नीडल को और उसकी सिरिंज को डिस्पोज ऑफ कर देता है। रेड कलर का एक डिस्कार्डर होता है, एक बास्केट होती है, एक डस्टबिन होती है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, उसको फ़ौरन से वेस्ट कर देते हैं, ताकि वो सिरिंज या नीडल क्या हो, रीयूज़ ना हो, किसी और के लिए इस्तेमाल ना हो। जब ये सिस्टम नहीं था तो हमारी बहुत बहुत सी डिजीज़ जो हैं वो इसी तरह स्प्रेड हुई थी, फैली थी। बिकॉज़ क्या होता था कि एक सिरिंज से एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाया है तो दूसरी उसी सिरिंज से दूसरे पेशेंट को भी लगा दिया जाता था, तो इस तरह बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो फैली थी। ठीक है, तो हमारे पास अब जो है वो पोर्टेबल मशीन्स आ गई हैं जिनको हम डिस्कार्डर भी कहते हैं। उसके अंदर हम फ़ौरन से जो है वो सिरिंज को आइदर वो इंजेक्शन लगा रहे हैं या उससे कोई सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उनको फ़ौरन जो है एट द स्पॉट डिस्कार्ड कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। सम अप्लायंसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बट कैन नॉट बी यूज वाइडली प्रैक्टिकली ऑन रिमोट एरियाज। Needles can also be removed from syringes immediately after the injection by means of small manually operated devices. The needles are then discarded into the sharp spit. नेक्स्ट है श्रेडर्स। श्रेडर क्या है? श्रेडर एक हाई टेक्नोलॉजी मशीन है। श्रेडर में क्या होता है कि बड़े बड़े सॉलिड जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको हम कट करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि उनको वेस्ट करना जो है वो आसान हो जाए। हमने डिस्पोजल के मेथड जो हैं या टेक्निक्स जितनी भी हैं टेस्टिंग परफॉर्म करने की, वो एज़ पर जो है वो ह्यूमन फिजिबिलिटी या एज़ पर जो है वो वर्कर फिजिबिलिटी जो है वो बना ली हुई है। यानी जहाँ पर हमें जैसे जो है वो आसानी लगती है हम उस तरह से अपनी जो है वो मशीनों को जो है वो बना लेते हैं। ये श्रेडर कट द वेस्ट इनटू स्मॉल पीसेस। दे आर ऑफन बिल्ट इनटू क्लोज्ड केमिकल और थर्मल डिसइंफेक्शन सिस्टम
श्रेडर क्या करता है, विच इन सर्टन सर्कमस्टांसिस प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स एंड नीडल्स शुड बी कंसीडर्ड वेयर एज एंड सिरिंजेस आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी उनको स्टेलाइज भी कर देता है, या अगर सॉलिड पार्टिकल को जो है वो कट करके श्रेड करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम उनको ईज़िली वेस्ट कर लें। नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है कि बहुत सारे केमिकल्स या रिएजेंट या बहुत सारे मटेरियल्स या बहुत सारे बायोलॉजिकल वेस्ट हमारे पास इस तरह के होते हैं, इतने जो है वो इंजरियस और हैज़रस होते हैं कि अगर हम उनको जो है वो हाथ भी लगा लें तो हम कंटेमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसमें यूजुअली क्या होता है कि हम सॉलिडिफाई कर लेते हैं, बहुत सारी लिक्विड मटेरियल को सॉलिडिफाई कर लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, या हम उनको इनकैप्सुलेट कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ताकि जो है वो क्या हो, उसकी जो है वो कांटेक्ट कम हो, किसके साथ, ह्यूमन के साथ। द पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू प्रिवेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट फ्रॉम रिस्क ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी अगर आप ये समझ लो कि अगर हम एक चीज़ को ओपनली जो है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो वो क्या करेगी, ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको किसी चीज़ के अंदर बंद करके जो है वो वेस्ट करें। नेक्स्ट है वेस्ट कंटेनर्स। कंटेनर्स मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द कंटेंट। ठीक है, जिस तरह का भी हमने वेस्ट जो है वो डिस्पोज करना है, उसी मकसद के लिए, उसी जो है वो कंटेंट के लिए हमारे पास क्या हो, कंटेनर्स हों। नॉट लीक नहीं होने चाहिए, बी अप्रोप्रिएटली लेबल्ड एंड लेबल्ड होने चाहिए। लेबल्ड इसलिए होने चाहिए कि अगर कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमने जो है वो ग्लास मटेरियल या शीशे की चीज़ें वेस्ट करनी है और उसके ऊपर अगर मेंशन होगा तो हम स्पेसिफिकली जो है वो उसके अंदर गिलास कंटेनर या ग्लास की चीज़ें ही वेस्ट करेंगे। प्लास्टिक वाले कंटेनर के अंदर हम प्लास्टिक वाली चीज़ें जो है वो वेस्ट करेंगे। मेंटेन देयर इंटेग्रिटी इफ़ केमिकल और थर्मल ट्रीटमेंट इज़ यूज। अगर कोई ऐसे केमिकल वेस्ट कर रहे हैं जो थर्मल यानी टेम्परेचर की वजह से हैं, ठीक है, टेम्परेचर इशू है, तो हम जो है वो उनकी इंटेग्रिटी यानी उन जो है हमारे डिस्कार्डर या वेस्ट बिन है उनको हमने इस तरह से बनाया हो कि अगर कोई केमिकल अंदर डाला जाए तो वो ख़राब ना हो, और अगर कोई टेम्परेचर रेजिस्टेंट चीज़ डाली जा रही है तो भी वो ख़राब ना हो। कंटेनर फॉर बायो हैजरस मटेरियल शुड बी केप्ट क्लोज। ऐसे कंटेनर जिसके अंदर हमने बायो हैजरस कौन से मटेरियल्स हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस हैं, उनको हमने बंद ही रखना है। ठीक है, ये कुछ कंटेनर्स के इमेजेस दिए हुए उसने। कंटामिनेटेड सॉलिड्स हैं, इसके अंदर हम जो है वो सॉलिड्स को वेस्ट कर लेते हैं। फिर है कंटामिनेटेड लिक्विड। लिक्विड शुड बी प्लेस्ड इन बोरोसिलिकेट और पॉलीप्रोपाइलीन कंटेनर फॉर ऑटोक्लेविंग। ये उसने जो है वो कंटेनर्स की टाइप के नेम बताए हुए हैं कि इनके अंदर हम जो है वो अपने लिक्विड कंटामिनेटेड डाल सकते हैं। बिकॉज लिक्विड का इशू होता है कि वो लीक हो सकते हैं, इसलिए उनको एक स्पेसिफिक मटेरियल के ऊपर जो है वो हम बनाते हैं। ह्यूमन टिश्यू कहाँ से हैं, बहुत से मटेरियल जैसे हिस्टोलॉजी सेक्शन के अंदर हम बायोप्सी परफॉर्म करते हैं। दे आर यूजुअली रेड एंड आर लेबल्ड विद बायोहैज़र्ड सिंबल एंड वर्ड्स पैथोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, तो बहुत सारे वेस्ट जो हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जो कि हम ह्यूमन टिश्यू के थ्रू परफॉर्म करते हैं, तो जब हम उनको वेस्ट करेंगे तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, बायोहैज़रस जो है वो वेस्ट में आएंगे। बायोहैज़र्ड बैग्स भी होते हैं, हैव द बायोहैज़र्ड सिंबल प्रिंटेड ऑन देम एज वेल एज यूजेज इंस्ट्रक्शन फॉर प्रॉपर हैंडलिंग एंड पर्सनल सेफ्टी।